हेलो। साइटोलॉजी पे जो डिस्कशन आज हम लोग करेंगे उसमें साइटोस्केलेटन, सीलिया और फ्लैजिला, इन तीन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहली बात कि साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या है। तो देखो, स्केलेटल सिस्टम का जो जनरलाइज्ड रोल आपके दिमाग में रहता है वो यही है कि पार्टिकुलर शेप, पार्टिकुलर फॉर्म, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ये सारा काम जो होगा स्केलेटल सिस्टम का है। हम लोग अगर अपने स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ठीक उसी तरह से जो पार्टिकुलर सेल होगा उस सेल का भी एक अपना स्केलेटल सिस्टम होगा, एंड दैट स्केलेटल सिस्टम वुड बी कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन चीज़ें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये मिलकर के साइटोस्केलेटन बनाएंगे। इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट विल बी माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे दे विल बी फाउंड इन एवरी यूकैरियोटिक सेल, और ये साइटोप्लाज्म में फ्री, मतलब साइटोप्लाज्म में ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं, और दे मे बी कंपोनेंट ऑफ जो सीलिया हो या फ्लैजिला हो या सेंट्रियोल्स के हिस्से के रूप में आपको दिख सकते हैं। दे मे बी फाउंड इन फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म, और दे वुड बी कंपोनेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला या फिर सेंट्रियोल्स। होंगे कैसे, देखने में कैसे होने जा रहे हैं, तो कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे नाम से स्पष्ट है, दे विल बी ट्यूबुलर और हॉलो स्ट्रक्चर, और ये जो हॉलो स्ट्रक्चर होगा वो 13 फिलामेंटस स्ट्रक्चर का बना होगा, एंड एवरी फिलामेंट वुड बी कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन की वजह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगा, और इस तरह के 13 फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलकर के बनाने जा रहे हैं किसी माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर को। अगर इसका सेक्शनल व्यू लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि जैसे ये एक माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह का 13। आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, एटलीस्ट सेक्शनल व्यू में कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रॉ कर दूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13। मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया, किसी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को मैं इलोंगेटेड फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, अब इस तरह का ऑल द 13 फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलकर के आप देखेंगे कि दे विल बी कंस्टिट्यूटिंग, वो कंस्टिट्यूट करने जा रहे हैं किसको, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कंस्टिट्यूट करने जा रहे हैं, और यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होगा उसे हम लोग नाम देंगे कि ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ऑन एन एवरेज इसका जो डायमीटर होगा 25 नैनोमीटर के राउंड अबाउट होने जा रहा है। इसका जो डायमीटर लेकर के देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ये तकरीबन 25 नैनोमीटर का होगा, और 13 फिलामेंटस स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया कि उसके मिलने से बना होगा, और प्रत्येक फिलामेंट जो होगा वो ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन की वजह से फॉर्म करेगा। अब ये जो होगा, ये जो असेंबली होगी, ये जो पॉलीमराइजेशन ट्यूबुलिन का होगा, वो एक स्पेसिफिकली ओरिएंटेड और प्रोग्राम्ड प्रोसेस होने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि इट विल बी टेकिंग प्लेस रैंडमली। मैंने कहा कि ये एक स्पेसिफिकली ओरिएंटेड एंड प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। और दूसरा जो मुद्दा होगा कि व्हाट विल वेयर दिस असेंबली ऑफ जो ट्यूबुलिन होगा ये कहाँ होने जा रहा है। तो उसमें आप पाइएगा कि ये जो साइट होगा वो जैसे सेंट्रियोल होंगे, उसके साथ बेसल बॉडी होगा और सेंट्रोमियर्स, तो दे विल सर्व एज साइट फॉर असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के असेंबली की साइट के रूप में आप लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि ये सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर और उसके साथ साथ बेसल बॉडीज होने जा रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा आएगा वो क्या होगा, तो दूसरा मुद्दा ये होने जा रहा है कि इनकी भूमिका क्या होने जा रही है। रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहले रोल की बात अगर करें तो आप देखोगे
कि ये एक इंटरनल स्केलेटल सिस्टम बनाता है विद इन द सेल, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएगा, ये स्केलेटन बनाएगा रेदर इंटरनल। और ये जो होगा वो प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो कि डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार होगा। ऐसा देखने से लगता है कि जो तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे दे आर रैंडमली अरेंज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म, बट फैक्ट इज दैट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड देयर पर्टिकुलर पोजीशन is being maintained with the help of a system composed of माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बनाए गए सिस्टम के द्वारा तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को एक निश्चित जगह पर रखा जाता है। दूसरी बात ये होगी कि विद इन द, इसे कहा जाए कि जो तमाम मटेरियल होंगे और जो ऑर्गेनेल होंगे वो एक मतलब हिस्से से, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो मूव करते हैं उसके लिए भी जो मशीनरी जिम्मेवार होगी, उस मशीनरी में माइक्रोट्यूब्यूल की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। थर्ड रोल वुड बी कि ये सीलिया और फ्लैजिला, जो सीलिया और फ्लैजिला है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, उनके कारण सेल को एक निश्चित तरह का मूवमेंट सेल को मिलता है। सेल में सीलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट जो दिखाई पड़ता है, तो उसकी जो मोटिलिटी के लिए जो पार्ट जिम्मेवार होगा, सीलिया और फ्लैजिला का जो हिस्सा सेल को मोटिलिटी जो देता है वो हिस्सा माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होगा। दूसरी बात कि सेल और उसके प्रोसेसेस जो होंगे वो उनका जो शेप होगा वो शेप भी माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर निर्भर करने जा रहा है। जो भी सेल प्रोसेस का शेप होगा दैट शेप इज बीइंग मेंटेन्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगली जो भूमिका होगी उसमें लेकर के देखिएगा, जैसे आपने सेल डिवीजन जब कभी भी पढ़ा होगा, सेल रिप्रोडक्शन जब कभी भी पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज करते हैं और एनाफेज में दिस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो क्रोमोसोम का इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंजमेंट और डॉटर क्रोमोसोम्स का पोलवार्ड मूवमेंट जो होगा वो पूरी तरह डिपेंड करेगा ये जो माइटोटिक स्पिंडल होगा उस पर। और ये माइटोटिक स्पिंडल बने होंगे स्पिंडल फाइबर के, और ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो और कुछ नहीं बल्कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होने जा रहे हैं। दे विल बी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसे आप लेकर के देखें कि ये जो होगा वो स्पिंडल के कॉन्ट्रैक्शन और क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए दोनों क्रियाओं में, वेदर इट इज प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों क्रियाओं में आप लेकर के देखिएगा कि ये होने जा रहा है। अगर सिंपल आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देने की कोशिश करें तो जैसे ये इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अगर क्रोमोसोम्स हैं तो दिस क्रोमोसोम्स आर बीइंग मेंटेन्ड एट दिस पोजीशन। वो इन माइटोटिक स्पिंडल की मदद से इनको यहाँ पे अरेंज किया गया है। और ये जो आप लेकर के देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट आप लेकर के देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। और ये कंपोनेंट किसके बने हुए हैं? तो दिस कंपोनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये कंपोनेंट बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो जो ओवरऑल माइटोटिक स्पिंडल होता है, उस माइटोटिक स्पिंडल को बनाने में भूमिका है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और ये जो माइक्रोट्यूबुलर कंपोनेंट जो होंगे, इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन की, इन्हीं की वजह से क्रोमोसोम का एक तो अरेंजमेंट इक्वेटोरियल प्लेन पे दिखेगा, और दूसरी तरफ जब एनाफेज आएगा, वेदर एनाफेज और एनाफेज 1 और 2, तो क्रोमोसोमल जो मूवमेंट होंगे अपोजिट पोल की तरह, वो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होने जा रहे हैं। उसके बाद लेकर के देखेंगे तो आप पाइएगा कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ मूवमेंट भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ने जा रहा है। सेल की पोलरिटी जो होगी, बहुत सारे सेल्स ऐसे होंगे जहाँ पे आप एपिकल, लेटरल, बेशल हिस्से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पोलरिटी ऑफ दिस सेल प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंसरी ट्रांसडक्शन में भी इसकी भूमिका देखी गई है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट रोल्स जो कि आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के रोल्स के रूप में देखने होंगे। मैं फिर जल्दी से बातों को रिपीट कर दूं कि सेल के अंदर जो तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, दे आर हैविंग अ डेफिनेट पोजीशन रेदर देन बीइंग रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। उनकी जो पार्टिकुलर पोजीशन है विद इन द साइटोप्लाज्म दैट डिपेंड्स ऑन माइक्रोट्यूब्यूल। मटेरियल और ऑर्गेनेल का जो मूवमेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट विल डिपेंड ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला की जो मोटिलिटी होती है, वो मोटिलिटी डिपेंड करती है किस पे?
तो वो माइक्रोट्यूबुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा सीलिया और फ्लैजिला के। उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि सेल और उसके प्रोसेसेस का जो पार्टिकुलर शेप होगा, दैट शेप इज बीइंग मेंटेन्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे, क्रोमोसोमल जो मूवमेंट होगा अपोजिट पोल की तरफ, ये दोनों बातें निर्भर करेंगी जो स्पिंडल, ये जो माइटोटिक स्पिंडल होगा उसके ऊपर, और ये माइटोटिक स्पिंडल पूरी तरह बना हुआ होगा किससे, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि ये जो होंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मूवमेंट जो कि होने जा रहा है उसके लिए जिम्मेवार होंगे। और उसके साथ कहा गया कि पॉलरिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि सेल के जो हिस्से होंगे उनमें अगर एपिकल, लेटरल, बेसल इस तरह का फर्क आप कर सकते हैं तो ये कहलाएगा कि सेल इज शोइंग पोलैरिटी। और अंतिम बात हमने कही कि जो सेंसरी ट्रांसडक्शन होगा उसमें इसकी भूमिका होने जा रही है। दूसरा जो मुद्दा आएगा वो होने जा रहा है माइक्रोफिलामेंट्स। तो देखो, जहां माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थे, अगर माइक्रोफिलामेंट्स को लेकर के देखें तो ये सॉलिड रॉड की तरह की रचना मौजूद होने जा रही है इसमें। और ये जो होंगे इनको आप कभी भी कहते हैं कि ये साइटोस्केलेटन का मोटाइल कंपोनेंट है। ये जो होगा साइटोस्केलेटन का मोटाइल कंपोनेंट होने जा रहा है। और ये बना होगा किसका, तो इट विल बी कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ होता है किसका, तो इट विल बी कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और अल्फा एक्टिनिन। ये सारे के सारे प्रोटीन होने जा रहे हैं। मैंने कहा एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और उसके साथ अल्फा एक्टिनिन नामक प्रोटीन का। कैसे होंगे, तो सॉलिड रॉड की तरह की रचना होने जा रही है। और ये जो हैं ये हमेशा दे विल बी एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, जब कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आप करते हैं, जैसे ये कोई अगर एक सेल है तो इसका जो ये फेस होगा बाहर वाला, ये नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस होगा। और ये जो फेस होगा अंदर की तरफ इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक फेस है। वी रेफर दिस वन एज साइटोप्लाज्मिक फेस। उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक फेस होने जा रहा है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक फेस आप लेकर के देखेंगे, उसी साइटोप्लाज्मिक फेस के ऊपर आप पाइएगा कि अटैचमेंट होने जा रहा है किसका, ये जो होगा अटैचमेंट होगा माइक्रोफिलामेंट्स का। और जो बहुत सारे सेल्स में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जैसे कोई अगर सेल का हिस्सा हम ड्रॉ करें और कहें कि ये जो होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग कहेंगे कि ये माइक्रोविलाई हैं। और ये जो माइक्रोविलाई होंगे, उन माइक्रोविलाई के अंदर ये माइक्रोफिलामेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इनका डायमीटर जो होगा 7 नैनोमीटर के राउंड अबाउट होगा। हमने बता दिया आपको कि माइक्रोफिलामेंट्स किसका बना होगा। उसमें आपको कहा गया कि ये एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, अल्फा एक्टिनिन जैसे प्रोटीन का बना हुआ होगा। अब रही बात कि ये भूमिका कौन सी निभाएगा, तो देखो, जो एंडोसाइटोसिस के समय जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है, आप याद कीजिए कि जब एंडोसाइटोसिस के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी, फिर रिमेंबर जैसे फैगोसाइटोसिस का ही केस लेकर के देखिए, तो फैगोसाइटोसिस के केस में आपने क्या देखा था, तो फैगोसाइटोसिस के केस में आपने ये देखा था कि देयर विल बी इन्वेजिनेशन। तो अगर इन्वेजिनेशन हो रहा है तो निश्चित तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करके एक डिप्रेशन या एक पिट की तरह की रचना फॉर्म कर रहा है और वो वहाँ से फिर डिटैच होगा। तो ये जो मोमेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट डिपेंड्स ऑन माइक्रोफिलामेंट्स। और जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा विद इन द सेल, उस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को आप साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। वी रेफर दिस वन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इसको कहा जाता है। वी रेफर दैट वन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी जिम्मेवार होगा। और जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा, जैसे जब कभी भी आप माइटोसिस पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि माइटोसिस में दो क्रियाएं होंगी, देयर विल बी न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड अप बाय डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगा दैट इज कैरिड आउट बाय सेल फरोइंग। उसमें क्या होगा कि बीचों बीच जो इक्वेटोरियल रीजन होगा, इस इक्वेटोरियल रीजन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा
उसको अंदर से पुल किया जाएगा एंड दैट विल बी डन बाय ए कंट्रैक्टाइल रिंग। और ये कंट्रैक्टाइल रिंग कौन बनाएगा? तो दैट कंट्रैक्टाइल रिंग वुड बी फॉर्म्ड बाय वो जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे उनके द्वारा इसको फॉर्म किया जाएगा। अगर सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन में इसका कर दूं तो जैसे ये दो न्यूक्लियस रहे, ये आप मान लीजिए कि ये दो न्यूक्लियाई रहे, तो यहाँ पे एक रिंग आपको दिखाई पड़ेगा माइक्रोफिलामेंट्स का। और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होने जा रहे हैं उनका ये जो रिंग होगा, यही रिंग पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल कर रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? सेल फर्रो। इसी को कहेंगे कि ये क्या होगा? सेल फर्रो होगा। और ये जो रिंग है ये कंट्रैक्टाइल रिंग कहलाएगा एंड दैट कंट्रैक्टाइल रिंग, ये जो कंट्रैक्टाइल रिंग होने जा रहा है ये कंट्रैक्टाइल रिंग बना हुआ होगा किसका? माइक्रोफिलामेंट्स का। तो माइक्रोफिलामेंट की पहली भूमिका ये हुई कि एंडोसाइटोसिस के समय जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट होगा दैट विल डिपेंड ऑन माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरी बात मैंने आपको कही कि साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद इन द सेल होगा। साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरी बात मैंने आपसे ये कही कि जब भी एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा, जब भी साइटोप्लाज्म को बांटने की कोशिश होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल किया जाएगा और ये जो होगा सेल फरोइंग कहलाएगा। इसके लिए एक माइक्रोफिलामेंट का रिंग बनता है अंदर की तरफ और उसी रिंग के द्वारा ये साइक्लोसिस का पूरा काम होगा जिसे हम लोग सेल फरोइंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। तो देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो नाम आता है वो नाम आता है इसलिए क्योंकि डायमीटर इनका लगभग दोनों के बीच में, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर के राउंड अबाउट उसका डायमीटर था और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हमने कहा तकरीबन 7, तो ऐसी स्थिति में ये 12 नैनोमीटर के राउंड अबाउट इसका डायमीटर आता है। हालांकि ये एवरेज से थोड़ा सा कम है लेकिन इसको हम लोग एक रेंज में मानते हैं और इसी बेसिस पे चूंकि इसका डायमीटर लगभग माइक्रोट्यूब्यूल और जो माइक्रोफिलामेंट्स उनके डायमीटर के बीचों बीच है एंड दैट्स व्हाई दिस फिलामेंट्स हैव गॉट द नेम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ये जो होगा ये किसका बना हुआ होगा? तो इसमें आप लेकर के देखिएगा कि ये कई तरह के प्रोटीन का बना होगा, जैसे केराटिन फिलामेंट हो गया, न्यूरोफिलामेंट्स हो गया, ग्लियल फिलामेंट्स हो गए, हेट्रोजिनस टाइप के भी कई प्रोटीन आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और एनिमल सेल में इनकी उपस्थिति बहुत स्पष्ट तरीके से रेखांकित है। एनिमल सेल में इनकी उपस्थिति को बिल्कुल कंफर्म किया गया है। और रही बात कि इनकी भूमिका क्या होगी, तो मैकेनिकल भूमिका इनकी होने जा रही है। इनकी भूमिका जो होगी मैकेनिकल भूमिका होगी और ये जो सेल का शेप होगा पार्टिकुलर उसको मेंटेन करने के लिए और जो तमाम सेलुलर कंपार्टमेंट होंगे उनके इंटीग्रेशन के लिए इसको हम लोग जिम्मेवार मानते हैं। मैकेनिकल फंक्शन और उसके साथ जो सेलुलर कंपोनेंट होंगे उन सेलुलर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने का काम जो होगा दैट विल बी डन बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन। और अब यहाँ से आप शिफ्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। तो जब भी आप सीलिया और फ्लैजिला की बात करेंगे सबसे पहली बात कि ये इनको हम लोग स्पेशली डिफरेंशिएटेड अपेंडिक्स बोलते हैं जो कि जिम्मेवार होगा सिलियरी या फ्लैजिलर मोटिलिटी ऑफ द सेल के लिए। बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके पास इस तरह का हेयरी प्रोजेक्शन होगा और उन्हीं हेयरी प्रोजेक्शंस की मदद से वो मोटिलिटी दिखाते हैं। तो मोटिलिटी सिलियरी और फ्लैजिलर टाइप की मोटिलिटी जिस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा उन्हीं को सीलिया या फ्लैजिला का नाम देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्पेशली डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ दिस सेल है रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ मोटिलिटी। अब रही बात कि दोनों अगर हेयरी स्ट्रक्चर हैं तो दोनों के बीच में क्या कोई फर्क है, तो उसका जवाब है कि हाँ, छोटा फर्क दोनों के बीच में है। सीलिया कभी भी छोटे होंगे, संख्या उनकी हमेशा ज़्यादा होगी। फ्लैजिला बड़े होंगे और उनकी संख्या हमेशा कम होने जा रही है। सीलिया कम संख्या में कभी नहीं होंगे, बड़ी संख्या में होंगे लेकिन साइज उनका छोटा होगा। फ्लैजिला
कम संख्या में होंगे लेकिन साइज उनका हमेशा बड़ा होने जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरली दे विल बी आइडेंटिकल, स्ट्रक्चरली वो आइडेंटिकल होंगे, बट हाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट, वो मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसमें फर्क होगा। अगेन आई रिपीटेड, सीलिया ग्रेटर इन नंबर, स्मॉलर इन साइज, फ्लैजिला greater in size, smaller in number, fundamental structural pattern identical, but how they are going to produce movement that will again differ, उनमें फिर फर्क आएगा। ठीक है, सीलिया जो होंगे वो रो लाइक, जैसे नाव की पतवार जो होती है उस तरह से वो मूवमेंट जनरेट करेंगे, मतलब पावर स्ट्रोक वो लगाते हैं और तब सेल आगे बढ़ता है। लेकिन फ्लैजिला को लेकर के देखिएगा तो वहाँ पे ये बात आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, वो रो लाइक एक्शन की तरह नहीं काम करेगा, वेव लाइक अंड्यूलेशंस वो पैदा करता है, तब वो मोमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सीलिया में रो की तरफ पावर स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में जैसे आप पतवार चलाते हैं तो क्या करते हैं आप, जैसे जोर से दम लगा, मतलब ये जब पतवार को नीचे की तरफ पुश कीजिएगा पीछे की तरफ, तब नाव आगे बढ़ती है। ठीक सीलिया वैसे ही काम करेगा और फिर वापस आप लेके आते हैं, जिसको रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। तो सीलिया वुड प्रोड्यूस मूवमेंट कैसे, तो रो लाइक फैशन में काम करके। और जो फ्लैजिला जो होगा, उस फ्लैजिला के बारे में अगर लेकर के देखें देन वी विल फाइंड कि ये फ्लैजिला जो होगा वो फ्लैजिला आप पाइएगा कि ये कभी भी वेव लाइक अंड्यूलेशंस पैदा करते हैं। अब दूसरा जो मुद्दा इसमें आएगा, कई बार ऐसा होगा कि सीलिया जो हैं वो एग्रीगेटेड फॉर्म में कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बंडल्ड होंगे वो, और उनको हम लोग सिर्रस, प्लूरल अगर कहें तो कहेंगे कि सिर्राई का फॉर्मेशन करेगा, और कई बार वो मिल करके अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन फॉर्म कर सकते हैं। दे मे फॉर्म अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, दे मे फॉर्म कोनिकल स्ट्रक्चर। और सीलिया हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो मूव करें, दे मे बी, देयर आर सीलिया विच आर स्टैटिक वन। तो अगर स्टैटिक सीलिया होगा तो उसे स्टीरियो सीलिया कहेंगे, जैसा कि आप देखेंगे कि जो एपिडार्डिमिस का एपिथेलियल सेल होगा वहाँ पे स्टैटिक सीलिया आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहीं पे नॉर्मली सीलिया मोटाइल होंगे, और अगर ऐसा है तो उन्हें हम लोग काइनोसीलिया बोलेंगे। दो सीलिया विच कैन मूव, मोटाइल सीलिया या काइनोसीलिया, और वो सीलिया जो कि स्टैटिक होने जा रहे हैं उनको हम लोग स्टीरियोसीलिया का नाम देंगे। आप देखिएगा कि जो मैकुला होगा या क्रिस्टा जो होगा इंटरनली इनर ईयर का, वहाँ पे हालांकि दोनों स्टीरियो और काइनोसीलिया दोनों वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन स्टैटिक सीलिया अकेले उसकी बात करें तो एपिडार्डिमिस जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात अब लेकर के देखेंगे कि जो सीलिया होगा, मैंने कहा कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर एक तरह का है, तो सीलियरी अपैरेटस बेसिकली कैसा होगा, तो इन सीलियरी अपैरेटस यू विल फाइंड 3 कंपोनेंट्स। एक जो पार्ट होगा उसको सीलियम कहेंगे प्रॉपर, दूसरा जो होगा बेसल बॉडी होगा, और कुछ केसेस में सीलियरी रूटलेट्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे। जो सीलियरी या फ्लैजिलर प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी कवर्ड विथ, वो कवर्ड होने जा रहा है। जैसे एक सिंप्लीफाइड तरीके से डायग्राम अगर दिखाएं, जैसे मान लो कि ये एक सीलियरी प्रोजेक्शन है, तो ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस पार्ट एज सीलियरी मेम्ब्रेन। इसी रचना को कहेंगे कि ये क्या होगा, सीलियरी मेम्ब्रेन होगा। और अंदर की तरफ लेकर के देखिएगा तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक एक्सियल पार्ट होगा, एक्सियल स्ट्रक्चर होगा, और इस एक्सियल स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक्सोनीम है। इसे कहेंगे कि ये एक्सोनीम है, और इसके अंदर एक फ्लूइड होगा, और इस फ्लूइड को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज सीलियरी मैट्रिक्स। इसको कहेंगे कि ये क्या होगा, सीलियरी मैट्रिक्स होने जा रहा है। तो जो सीलियरी मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होगा। इसके अंदर एक एक्सियल सपोर्ट देने वाली या एक्सियल स्ट्रक्चर होगा जिसे एक्सोनीम कहेंगे। कैसा होगा, तुरंत में आ रहा हूँ उस पर। इसके अंदर जो एक कंटेंट होगा, फ्लूइड कंटेंट, दैट टू वुड बी कंटिन्यूअस विद साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग सीलियरी मैट्रिक्स का नाम देने जा रहे हैं। अब रही बात की जो एक्सियल बेसिक माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कभी भी कहते हैं कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज एक्सोनिम। जो सीलिया या फ्लैजिलम होगा, उस सीलियम या फ्लैजिलम का जो एक्सिस होगा वो एक्सिस माइक्रोट्यूब्यूल का बना होगा, एंड दैट एक्सियल माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज
एक्सोनिम, उसी को कहेंगे कि ये क्या होगा, एक्सोनिम होने जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एक्सोनिम जो होगा वो कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये रोल के बारे में कि ये एक्सेस बनाएगा सीलिया या फ्लैजिला का, और ये जो एक्सेस बनने जा रहा है ये खुद कैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि ये जो है 9+2 स्ट्रक्चर दिखाता है। इट शोज 9+2 स्ट्रक्चर। कभी भी हम लोग कहेंगे कि ये क्या करेगा तो 9+2 स्ट्रक्चर दिखाएगा। 9+2 का क्या मतलब होता है, तो आप देखिएगा कि देयर विल बी 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे दिखने जा रहे हैं और इनके बीच में ये कनेक्शन भी होगा, और साथ ही साथ आप लेकर के देखिएगा कि ये कवर्ड भी होने जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिएगा कि ये सिथ लाइक स्ट्रक्चर वुड आल्सो बी देयर। इनके साथ साथ आप देखेंगे कि सिथ की तरह की रचना भी आपको यहाँ पे दिखने जा रही है। सिथ लाइक स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। किनारे पे पेरीफेरी में आप लेकर के देखिएगा कि देयर विल बी 9 पेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के। जैसे ये एक पेयर हुआ, उसी तरह से ये दूसरा पेयर हुआ, उसी तरह से ये तीसरा पेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 9 पेयर वुड बी देयर। बाहर से ये सीलियरी मेम्ब्रेन हो गया। अब ये जो पेयर होगा उस पेयर में एक को कहेंगे सब फाइबर ए, दिस वन वुड बी नोन एज सब फाइबर ए। एक इसमें सब फाइबर ए हुआ जो अंदर की तरफ होगा, दूसरा होगा सब फाइबर बी, ये बाहर की तरफ होगा। ये पेयर जो होगा, ये डबलेट जो होगा स्क्यूड होगा। स्क्यूड इस तरह से होगा कि जो सब फाइबर ए है वो अंदर की तरफ रहेगा और सब फाइबर बी बाहर की तरफ रहेगा। सब फाइबर बी आप देख रहे हैं कि बड़ा दिख रहा है, बट सब फाइबर बी जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि ये बना होगा सिर्फ 11 माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट का। ये सिर्फ 11 फिलामेंटस स्ट्रक्चर का बना होगा, और सब फाइबर भी छोटा दिखेगा बट इट विल बी कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि ऑल द 13 फिलामेंटस कंपोनेंट इसमें होंगे। दूसरी बात आप क्या लेकर के देखिएगा कि जो सब फाइबर ए होगा उस सब फाइबर ए से 2 फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको निकले हुए दिखाई पड़ेंगे, और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होंगे इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग डायनिन आर्म बोलेंगे। इन्हें हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, वी रेफर देम एज डायनिन आर्म। उसको कहा जाएगा कि ये क्या होगा, उसे हम लोग कहेंगे कि ये डायनिन आर्म होने जा रहा है। दूसरी तरफ एक चीज और भी देखिएगा कि रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर वुड बी देयर, और ये रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो नॉब की तरह की रचना भी रखेगा जो कि सेंटर को फेस करेगा। और सब फाइबर ए और बी के बीच में भी लिंक आपको दिखाई पड़ेगा। सब फाइबर ए और बी के बीच में भी आप देखिएगा कि देयर विल बी लिंक। तो जैसे ये हिस्सा हो गया, इस पार्ट को हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इसे हमने कहा कि ये क्या होगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ये रचना जो होगी इसे हम लोग शिथ कहेंगे। ब्रिज दोनों के बीच में हो गया, देयर विल बी ब्रिज बिटवीन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इसे हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या है, ब्रिज है, वी रेफर दैट वन एज ब्रिज। और ये रचना जो हुई, इस रचना को हम लोगों ने कहा कि ये होने जा रहा है रेडियल, इट वुड बी this structure would be radial spoke, और दो को जोड़ने वाला, 2 पेयर पेरिफेरल पेयर्स को जोड़ने वाली जो रचना होगी इसको हम लोग एक्स कहें। ये जो होगा
ये बेसिकली नेक्सिन लिंक कहलाएगा। एक बार और मैं रिपीट किए देता हूँ। आप लेकर के देखें एक्सोनिम को, तो एक्सोनिम के बारे में सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि एक्सोनिम जो होगा दैट विल बी फॉर्मिंग एक्सिस ऑफ द सीलियम और फ्लैजिलम, और ये एक्सिस बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल का, और ये जो एक्सियल माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा ये 9+2 कहलाता है, क्योंकि जो इसका सेंटर होगा उस सेंटर में आप लेकर के देखें, इसका जो सेंटर होगा उसको लेकर के देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, उनके बीच में एक कनेक्शन होगा ब्रिज, और इनमें एक सिथ लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। देयर आर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोनों के बीच में एक ब्रिज होगा और एक सिथ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगा। एक बात। दूसरी बात कि देयर आर 9 पेयर्स, 1 2 3 4 ऐसे करके आप लेकर के देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि देयर आर 9 पेयर्स, ये अलग अलग पेयर्स आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे कि देयर आर 9 पेयर्स जो कि माइक्रोट्यूबुलर पेयर्स होंगे, और प्रत्येक पेयर में मैं कह रहा हूँ कि देयर विल बी 2 माइक्रोट्यूब्यूल, अंदर की तरफ छोटा सब फाइबर ए, बाहर की तरफ बड़ा सब फाइबर बी स्क्यूड होगा। स्क्यूड इस तरह से होगा कि सब फाइबर ए अंदर की तरफ दिखेगा और सब फाइबर बी बाहर की तरफ दिखेगा। सब फाइबर ए छोटा जरूर होंगे लेकिन कंप्लीट होंगे, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ 13 माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट्स, 13 फिलामेंट्स, और जो माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ होगा सब फाइबर बी बड़ा दिखेगा, लेकिन वो बना होगा सिर्फ 11 फिलामेंटस स्ट्रक्चर का। जो सब फाइबर ए होगा उससे 2 आर्म लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे, डायनिन आर्म कहेंगे, और ये जो डायनिन आर्म होगा, ये डायनिन आर्म जो होगा वो एटीपीएज के रूप में काम करने जा रहे हैं। ये जो होंगे एटीपीएज के रूप में काम करेंगे। इसके बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। देखो, एटीपीएज हाई एनर्जी कंपाउंड, ये सबको पता है, लेकिन एटीपी इज काइनेटिकली वेरी स्टेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी इज हाई एनर्जी कंपाउंड, और नॉर्मली स्टूडेंट्स think that would be less stable compound. Since it is having high amount of energy, that's why it should show less stability. But fact is that ATP is kinetically very stable, and it's really very difficult to hydrolyze it into ADP and inorganic phosphate. To hydrolyze ATP, high amount of activation energy is required. In case of unavailability of high amount of activation energy, presence of enzyme is essential. ATP काइनेटिकली स्टेबल कंपाउंड है, और उस काइनेटिकली स्टेबल कंपाउंड को तोड़ने के लिए या तो आप हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर आप कैटलिस्ट दीजिए। बायोलॉजिकल सिस्टम में ATP को तोड़ना जरूरी है ताकि किसी काम को करने के लिए ऊर्जा मिल सके, और इसके लिए आप देखिएगा कि सिलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए हमेशा आवश्यकता पड़ती है किसकी? एनर्जी की, और ये एनर्जी एटीपी को तोड़ के आएगा, और एटीपी को तोड़ने के लिए हमेशा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम नहीं ला सकता है। तो नेचुरली हर जगह एटीपी को तोड़ने के लिए प्रकृति ने एंजाइम्स को रखे हैं, और सिलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी that will be provided by hydrolyzing ATP, and hydrolysis of ATP would be catalyzed by ATPase, and structurally ATPase would be present as dynein arm. Okay? अब यहाँ पे जो दूसरी बात आप लेकर के देखिएगा, उसमें आप एक यहाँ पे मैंने बाहर से सिलियरी मेम्ब्रेन भी बना दिया है। सिलियरी मेम्ब्रेन इसलिए मैंने बताया ताकि कंप्लीट सेक्शनल व्यू हम लोग सीलियम का लेकर के देख रहे हैं। अब एक दो बात और भी मैंने बताई थी कि सब फाइबर ए नेक्स्ट पेयर के सब फाइबर बी से जुड़ा होगा, और उन दोनों के बीच के लिंक को हम लोगों ने नाम दिया नेक्सिन लिंक, और एक पेयर से एक रेडियल स्पोकनुमा रचना निकलेगी जो कि सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होने जा रहा है। एक्सोनिम की रचना यही है। और सेंट्रियोल के बारे में एक यहाँ पे और दिमाग में रखिएगा एक्सोनिम के बारे में कि एक्सोनिम के लिए जो फॉर्मेशन का जो साइट होगा वो बेसिकली आप ऐसे कहिए कि एक्सोनिम कहाँ पे डेवलप करेगा, तो एक्सोनिम जो होगा वो डेवलप करेगा सेंट्रियोल के पास। सेंट्रियोल वुड सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनिम। एक्सोनिम के लिए टेम्पलेट का काम जो होगा वो सेंट्रियोल करने जा रहा है। अब यहाँ से
आप आ जाते हैं कि बेसल बॉडी कैसा होगा। तो देखो सीलियम और फ्लैजिलम का एक्सोनीम जहाँ से विकसित होगा बेसिकली वो बेसल बॉडी कहलाएगा। और ये जो बेसल बॉडी होगा इसको हम लोग होमोलोगस मानते हैं सेंट्रियोल के साथ। और ऑब्वियस है कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आपको दिखाई पड़ेगा, सिमिलर होने जा रहा है। ये जो होगा बेसल बॉडी जो होगा इट शोज 9+0 स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं कि ये 9+0 स्ट्रक्चर दिखाएगा। और जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कि 9+0 स्ट्रक्चर दिखाएगा, व्हाट डज इट मीन, तो उसका मतलब यह है कि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल आपको नहीं दिखने जा रहा है। किनारे की तरफ आपको 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल के दिखाई पड़ेंगे। देयर विल बी 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन पेरीफेरी। और ये जो 9 ट्रिपलेट दिखाई पड़ेंगे उसमें एक सब फाइबर ए होगा, दूसरा जो होगा सब फाइबर बी होगा, दूसरे को हम कहेंगे कि ये सब फाइबर बी होने जा रहा है, थर्ड वन को हम कहेंगे कि ये सब फाइबर सी होगा। अब एक पेयर हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया, उसी तरह से ये दूसरा ट्रिपलेट होगा, सब फाइबर ए बी एंड सी, उसी तरह ए बी एंड सी, ये आपको दिखने जा रहा है। ए और सी के बीच में लिंक होगा, इसको AC लिंकर बोलेंगे। वी रेफर दिस वन एज AC लिंकर। और ये हो गया ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट हो गया ये, माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट। कितने ट्रिपलेट, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कोई सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा और इसीलिए 9+0 स्ट्रक्चर कहेंगे। एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय, ये किसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा भी नहीं घिरा हुआ होगा। ओके, यही बेसल बॉडी की रचना है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि देयर आर 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, इसको ब्लेड भी बोलेंगे। और उसमें माइक्रोट्यूब्यूल ए बी और सी, ए छोटा होगा कंप्लीट होगा, बी और सी बड़े होंगे इनकम्प्लीट होने जा रहे हैं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर 9+0 है। इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब यहाँ से एक मुद्दा और भी होगा कि जो सब फाइबर ए और बी होगा बेसल बॉडी का, वही सीलियम और फ्लैजिलम का डबलेट ये बनाते हैं। जो पेरिफेरल आपको रीजन दिखाई पड़ता है ए और बी सब फाइबर सीलियम और फ्लैजिलम में, वो बेसिकली जो बेसल बॉडी का ए और बी होगा वही एक्सटेंड करके वहाँ पे आपको पेयर के रूप में दिखाई पड़ेंगे। किसी केस में सिलियरी रूटलेट भी डेवलप करते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं जिस मुद्दे पे, दैट विल बी सेंट्रोजोम। तो पहली बात है कि सेंट्रोजोम हायर प्लांट्स में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। दे विल नॉट बी फाउंड इन हायर प्लांट्स। ये एनिमल सेल्स में होंगे, दे विल बी फाउंड इन एनिमल सेल, और वैसे प्लांट सेल में होंगे जो कि फ्लैजिलेटेड है। और दूसरी बात, इनको हम लोग कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल के लिए ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं। माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में सेंट्रोजोम काम करेंगे। और जो नॉन डिवाइडिंग सेल जो होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा, इंटरफेस न्यूक्लियस जो होगा, वहीं पे ये पेयर के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसको आप ऐसे देखिए, अगर कोई सेल है तो उस सेल में अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर आप लेकर के देखें, नज़दीक, सॉरी अंदर नहीं, अगर इसके नज़दीक लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि यहाँ पे पेयर आपको दिखाई पड़ेगा। जो यही पेयर जो होगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सेंट्रोजोम है। तो दैट विल बी सेंट्रोजोम वुड बी लोकेटेड नियर द इंटरफेस न्यूक्लियस। दूसरी बात आप लेकर के ये देखेंगे कि ये जो होगा वो एक साइट के रूप में काम करता है फॉर असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली के लिए एक साइट के रूप में काम करेगा और ये बाहर की तरफ ग्रो करने जा रहा है, पेरीफेरी की तरफ। और इसमें होगा क्या, तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा। और ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने जा रहे हैं। देयर विल बी ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स विच आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल उपस्थित होगा। इसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल उपस्थित होने जा रहा है।
और सेंट्रियोल जो होगा वो कैसा होगा, तो स्ट्रक्चरली बेसल बॉडी की तरह होगा। अभी बेसल बॉडी बताते वक्त भी ये बात बताई गई थी, यानी सेंट्रियोल भी 9+0 स्ट्रक्चर दिखाएगा, यानी देयर विल बी नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर बट देयर विल बी 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन पेरीफेरी, और इसके भी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखने जा रहे हैं। इसके बाद आप लेकर के देखेंगे कि जो ये 9 ट्रिपलेट होगा उसमें वही बात, सब फाइबर ए, बी और सी, ए कंप्लीट होगा, बी और सी इनकम्प्लीट होने जा रहे हैं। और इसमें भी आप लेकर के देखेंगे कि एक रेडियल स्पोक नुमा रचना होगी। और सब फाइबर ए के बारे में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि छोटा ज़रूर होगा लेकिन कंप्लीट होगा, बी और सी बड़े होंगे लेकिन इनकम्प्लीट होने जा रहे हैं। और सेल डिवीज़न में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, और यही वजह है कि इनका रिप्लिकेशन जो होगा वो इंटरफेस में हो जाएगा। अब फाइनली आप आते हैं सेंट्रियोल्स के रोल पे, या ये जो रचना है, इस रचना को एक नाम आप ये भी याद रखिएगा कि इस रचना को हम लोग डिप्लोजोम का भी नाम देते हैं, वी रेफर देम एज डिप्लोजोम। ये सेंट्रियोल्स जो होंगे जो कि पेयर में रहते हैं, इसलिए इस रचना को हम लोग नॉर्मली डिप्लोजोम का नाम भी देते हैं। रिप्लिकेशन मैंने कहा कि इंटरफेस में होगा। काम की बात अगर करें तो उसमें आप लेकर के देखिएगा कि ये बेसल बॉडी बनाएंगे, और जब बेसल बॉडी बनाएंगे तो डेफिनेटली बेसल बॉडी वुड मूव टुवर्ड्स पेरीफेरी नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर वहाँ से सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा। दूसरा एक और मुद्दा ये देखिएगा कि जो इनकी रिप्लिकेशन होगी तो रिप्लिकेशन के बाद प्रत्येक जो मतलब 2 पेयर जो बनेंगे वो दोनों पेयर एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करेंगे। दे विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो मतलब शेल में एंटीपोडल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वो मूव करेंगे सेल डिवीजन के समय। और जो स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन होगा उस स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम के बारे में बातचीत यही है, और इसी के साथ आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट है फिर नए टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और डाउट्स जहाँ कहीं भी हो उसको डेफिनेटली दूर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।